हेलो एवरीवन। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जिस सेगमेंट में पहुंचे थे वो सेगमेंट था स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का। मतलब अंतरिक्ष के पहले तो विज्ञान को समझना है, क्या क्या सिद्धांत हैं उनको प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के बाद विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोगों को आगे बढ़ना है ना। तो स्पेस में अगर हम अपने रिस्पेक्ट में बात करें तो शुरुआत के जो टॉपिक थे उनमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था सोलर सिस्टम के बारे में, अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में, उनके मोशन के बारे में, और थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से मैंने आपको समझाया था कि अगर हमें किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना है, किसी भी उपग्रह को जो कृत्रिम रूप से बनाया गया है उसको लॉन्च करना है, तो पहली बात तो है लॉन्च व्हीकल की आवश्यकता होगी। और दूसरी बात है कि जिस सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है ना। जैसे रिमोट सेंसिंग अगर हमें कहीं चीज की करनी है तो उस रिमोट सेंस के लिए हम जो सैटेलाइट लॉन्च करेंगे उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होंगी। अगर हम अंतरिक्ष की केवल स्टडी करना चाहते हैं कि कौन से क्षेत्र में क्या चीज़ है, उनके स्टडी करने के लिए हम जो सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट बोलेंगे। वैसे ही अलग अलग उपयोग के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सैटेलाइट किया था, अलग अलग सीरीज देखी थी कि इनसेट कहाँ पर है, जी सेट कहाँ पर है। कार्टोसेट की बात करो तो कार्टोसेट कौन कौन से टाइप में आता है ना। मतलब ये सीख लिया था कि हाँ, आज की डेट में जो भी देश सैटेलाइट कम्युनिकेशन या कह लो अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद सूचना लेने में आगे है वो आज की डेट में सबसे आगे होगा। ठीक। अच्छा, अब अगर हम बात करें शुरुआती दौर की, वह शुरुआती दौर जब हमारी जो व्यवस्था थी जिसको हम अपनी इकोनॉमी कहते थे वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। एग्रीकल्चर बेस्ड मतलब अधिकतर या अधिकांश लोग जो इन्वॉल्व हो रहे थे वो किस में हो रहे थे, एग्रीकल्चर में। हाल ही हाल में हम लोग आज़ाद हुए थे और पूरा का पूरा जो देश था वो दो ध्रुवों कह लो। जैसे एक तरफ आपको पता होगा क्या था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरी तरफ बात करो तो कौन था, यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस। ठीक। अच्छा, ये दो अलग अलग घड़े हुए इसलिए थे क्योंकि एक घटना थी जिसको बोल रहे थे वर्ल्ड वार फर्स्ट, और वो 1914 से और 18 तक, और सेकंड ये जो हुआ वो वर्ल्ड वार सेकंड, और सेकंड की बात करो तो 1939 से 45 तक चला। ठीक। इसके बाद जो चीजें हुई वो आभासी या स्यूडो युद्ध टाइप से हुई जिसको हम लोग बोलते थे क्या, शीत युद्ध, है ना। तो इस दौरान मतलब इसके बाद धीमे धीमे विकास तो आगे बढ़ा, लेकिन हर जो देश था वो शक्ति प्रदर्शन में लग गया। और मैंने आपको बताया था आज की डेट में अगर जल की बात करो, थल की बात करो और नभ की बात करो तो इनके बाद एक फोर्थ डायमेंशन में भी युद्ध होता है। युद्ध नहीं होता है, बेसिकली आप ये कह लो ये जो चीजें हैं ये गवर्न होती ही संचार से हैं, और जिसकी संचार व्यवस्था अच्छी वो कहीं ना कहीं इन युद्धों में महारत हासिल करने में आगे होगा। उसी में होड़ लगी कि अंतरिक्ष को जाना जाए। अब अंतरिक्ष को जानने के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च की प्रोसेस हुई है ना, वो हुई किन के द्वारा, तो यूएसएसआर और यूएसए के द्वारा। अब भैया हम तो आज़ाद ही हुए थे, अब अगर आज़ाद हुए हैं तो हम फिर से इनका कह लो इनकी खेमे में या इनके खेमे में अगर आते तो फिर से कॉलोनी बनने के चांसेस थे। अतः हम लोगों ने जो अपनाया वो क्या आया,
नॉन अलाइन मूवमेंट, है ना। मतलब ये कह लो कि हम किसी के खेमे में नहीं रहेंगे, ठीक। अच्छा, अब जब एग्रीकल्चर जो हम लोग की कह लो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में भी बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, आप कह लो विक्रम, साइंटिस्ट थे ना, विक्रम साराभाई। वैसे तो सर थे दो, एक को आप जानते हैं, उन्हीं की देन है पूरी की पूरी न्यूक्लियर एनर्जी, और पूरी की पूरी जो स्पेस में आज हम लोग आगे बढ़े हैं, उसकी जो नींव है या उसकी जो आधारशिला रखने का काम किया, वो किन्होंने किया था? विक्रम साराभाई ने, है ना। जैसे यहां आप लिख भी लो, दूसरे थे कौन? होमी जहांगीर भाभा, है ना, ठीक। तो इनके कह लो कि इनके निर्देशन में या इनके आगे प्रोसेस अब बढ़ने के आधार पर सबसे पहले एक संस्था आई जिसको बोला गया इंस्कोपार, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ सालों बाद एक और संस्था जो बनी, उसको हम लोग बोलते हैं अपनी स्पेस एजेंसी, जिसका क्या नाम है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अच्छा, जैसी इसरो है वैसी ही मैंने कहा था फर्दर आप जो दूसरे देश है उनकी स्पेस एजेंसी भी जानते रहिए, है ना। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि ये बहुत दमदार मिशन ये भी करता है ना, तो ये किसकी है? कहोगे अमेरिका की। ऐसे ही आपने नाम सुना होगा जाक्सा, जाक्सा किसकी है? जापान की। वैसे ही अब जो छोटे छोटे देश हैं, अगर वो इंडिविजुअली अपने अपने सैटेलाइटों को भेजें तो कॉस्टली पड़ेगा। तो उन्होंने कहा देखो भैया, एक काम करते हैं, हम लोग एक एलायंस बनाते हैं और उस एलायंस की ही एक स्पेस एजेंसी बनाते हैं जिसको बोलते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक। इतनी बात है। अच्छा, और भी एजेंसी हैं, जैसे चाइना की आप सुनोगे CNSA, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, ठीक है। ऐसे ही और देश को आप थोड़ा सोचना, या किसी भी बुक में आप जाना तो कॉलम बना के दिए हुए हैं, ठीक। चलो, अच्छा, आपने कभी भी क्या इसका नाम सुना है? पाकिस्तान की किसी स्पेस एजेंसी का नाम आपने सुना है? आप कहोगे स्पेस एजेंसी का नाम तो नहीं सुना, लेकिन अगर बात करो डिफेंस के क्षेत्र में, तो डिफेंस के क्षेत्र में जैसे हम लोग के पास अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल है, वैसे ही वहां पर आप बाबर कह लो, गौरी कह लो, उस टाइप की मिसाइलें ये रखे हैं। जिस देश की स्पेस टेक्नोलॉजी सशक्त नहीं है, क्या उस देश का डिफेंस सशक्त होगा? क्योंकि दोनों चीजें, पहली चीज को बोलते हैं हम लोग सैटेलाइट, और दूसरी चीज को हम लोग बोलते हैं सर पेलोड। अब अगर बात करें डिफेंस टेक में, तो डिफेंस टेक में हमको क्षति ही करनी है ह्यूमन की मतलब दुश्मन देश की, ठीक। तो वहां पे हम जो यूज करेंगे वो बेसिकली रहेगी क्या? मिसाइल। और मिसाइल के मुंह पर क्या यूज करेंगे? तो पेलोड। लेकिन यहां पर हम जिसका यूज करेंगे वो रहेगा लॉन्च व्हीकल, और लॉन्च व्हीकल क्या होगा? तो वो होगा रॉकेट, और रॉकेट के साथ जो बंदा होगा वो कौन होगा? सैटेलाइट। तो जहां स्पेस टेक्नोलॉजी विकसित, ऑटोमेटिकली डिफेंस टेक्नोलॉजी विकसित। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये आयात कर रहा है एडवांस कंट्रियों से अलग अलग वेपन, जो कि डिफरेंट देशों को थ्रेट देने के लिए जरूरी है ना। तो इनका जवाब देना पड़ेगा, और इनके जवाब देने के लिए हमको खुद का सेल्फ पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी। उदाहरण के तौर पे मैंने ऐसे ही आपको समझाया भी था सर, 61 ले लो, 65 ले लो, सॉरी 62, 65,
71, और ज़्यादा हो तो आप कारगिल वार भी ले लो, है ना। कारगिल वार में तो आपको पता है, अगर हमारे पास खुद का ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विसेज वाली चीज होती तो बताओ हमें जानकारी मिलती, लेकिन जीपीएस ना होने की वजह से और हमारे द्वारा अमेरिका से ये बोलने के लिए कि भैया हमें उपलब्ध कराओ जानकारी, लेकिन क्या हुई जानकारी? नहीं हुई। ठीक है, ठीक, चलो, तो इतनी बात है। हमारी सहायता तो की थी ना, फिर भी किसने? इजराइल ने। ठीक, तो जो इंडिया का स्पेस का विकास हुआ, आप कह लो अलग अलग दशकों के रूप में, जैसे साइकिल से लेके जो आपकी जो रॉकेट है ना, उनको साइकिल से लेके और आज आप जानते हैं कहाँ कहाँ किन किन चीजों से लेके हम लोग लॉन्च करते हैं, कौन कौन से इसरो में, जैसे ये नाम सुना होगा ना आपने, टर्ल, है ना। तो ये कहाँ है, अलग अलग जो जगह है वो कहाँ है, कमांड सेंटर कहाँ पे है ना। जरा इसमें बताइएगा ये आर किसको शो करता है? रॉकेट लॉन्च साइट। ठीक, चलो देखते हैं अभी। चलो, इतनी बात हुई। तो इंडिया का जो आगे बढ़ने का जो वो था प्रोसेस, उसको देखते हैं थोड़ी देर में। पहले आप ये समझ लो, देखो देखो, ये मान लो अगर हमारी अर्थ है ना, तो अर्थ की सतह से ही तो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं। तो अर्थ की सतह से अलग अलग ऊंचाई पर अगर हम रॉकेट लॉन्च करेंगे, और ऊंचाई का भी कोई कारण होगा, है ना। जैसे आप मुझे बताओ, शुरुआती दौर में हमने बलून का यूज किया, ठीक, गुब्बारे का यूज किया, कहाँ? नीचे को देखने के लिए, ठीक, अच्छा। अब बलून का यूज करने के बाद हम लोगों ने जो वायुयान था उसका यूज किया कि वो कितना एरिया को देख रहा है, और फिर बात कहाँ पे आई कि भाई छोटे से एरिया को देखना हो तब तो बलून का यूज करो, थोड़े से और बड़े एरिया को देखना हो तो आप किसी मतलब कह लो कि विमान का यूज कर लो। लेकिन अगर मान लो कंटिन्यूअसली कहीं की निगरानी करनी है, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो क्या है? आप अपना सैटेलाइट लॉन्च करो। ठीक, शुरुआती दौर में जो मैंने आपसे कहा कि मान लो 1960 के दशक में, तो भैया हमारे पास केवल कैपेबिलिटी थी कि हमें जो हमारे मित्र देश हैं उनके तहत जो सैटेलाइट की एक्सेस है वो मिल जाए, जिससे हम क्या कर पाए? अनुसंधान का काम, रिसर्च का काम कर पाए। ठीक, अच्छा, समय आगे बढ़ा, 1970 आया, मतलब 60 से 70 का दशक और 70 से 80 का दशक। इस दशक में ये पता लगाया गया कि भैया अनुसंधान तो कर लो, लेकिन अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित कर लो। और वहीं पर हम लोगों ने जो अलग अलग जो व्हीकल थे, जो व्हीकल सैटेलाइट को ले जाने में यूज कर रहे थे, उन व्हीकलों को नाम दिया गया। तो देखो, सबसे पहली बात आई कौन किसकी? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर आई ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर आई पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और फिर आई जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, ये धीमे धीमे आगे बढ़े। अब जैसे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देखो नाम से पता है ना, पोलर यानी ध्रुवीय, मतलब हम ऊंचाई लेंगे या सैटेलाइट को इस तरीके से लॉन्च करेंगे कि वो नॉर्थ से साउथ जाए। वो कहाँ जाए? नॉर्थ से साउथ। ठीक, अब आप बताओ, अगर ये पृथ्वी हमारी है और ये अगर बात करो तो क्या है? इक्वेटर। और इधर बात करो तो क्या है? ये पोल। और ये पोल कौन सा है? तो नॉर्थ। और ये पोल कौन सा है? तो साउथ। अच्छा, अब अगर हम सरफेस के अर्थ के सरफेस से जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं वो कुछ ऐसा जाए
कि वो किसके चारों ओर घूमे, पोल के, नॉर्थ से साउथ के। तो बताओ उसको कौन सा सैटेलाइट बोलेंगे या उसको कौन सी कक्षा बोलेंगे? तो वो कक्षा होगी हम लोग की पोलर। क्या होगी? पोलर। ठीक, उसी आधार पर हम देखते हैं। ठीक, तो देखो जैसे ये हमारी अर्थ है, जैसे जैसे ये हमारी अर्थ है। ठीक, तो अर्थ की सतह से जो हमने सैटेलाइट लॉन्च किया, सबसे पहले अगर उसका हम क्लासिफिकेशन करें किसके रूप में, तो सर साइज के रूप में, या कह लो शेप के रूप में। ठीक, ठीक, तो अगर अगर मान लो ये था अर्थ, छोटा सा ले लो आप, बड़ा मत लो। देखो ये ले लो, मान लो ये है अर्थ, हमने सैटेलाइट लॉन्च किया इसके सरफेस से, और जिस पथ का वो सैटेलाइट अब अनुसरण कर रहा है, वो देखो एक तो हो सकता है क्या, सर्कुलर। क्या हो सकता है? सर्कुलर, यानी वृत्ताकार। अच्छा, और दूसरा क्या हो सकता है? जो सेकंड वन या दूसरा क्या हो सकता है, तो आप कुछ इस तरीके से करो कि वो जो सैटेलाइट है वो जिस पाथ को ले, वो पाथ कैसा हो? इलिप्टिकल। इलिप्टिकल यानी कि दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे सोच के बताओ, यहां अगर ये सैटेलाइट जो है, ये जो सैटेलाइट है, ये सर्कुलर बेस पर, सर्कुलर पाथ का अनुसरण कर रहा, तो हर एक इंस्टांस पर इस अर्थ से जो डिस्टेंस है वो तो समान होगी ना। लेकिन अगर यहां बात करो, तो यहां पर ये जो सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट की अलग अलग इंस्टांस पर, जैसे ये है, ये अलग अलग इंस्टांस पर जो दूरी है वो भी तो अलग अलग होगी। होगी कि नहीं? तो बताओ, दो टर्म आते हैं, आपने सुना होगा, उपभू अपभू, उपसौर्य अपसौर्य। जब हम बात करेंगे इस पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, तो आएगा उपभू और अपभू। ठीक है, आप इंग्लिश में नोट कर लो या याद कर लो, मैं बताता हूं। और उपसौर या अपसौर, एपीहीलियन और पेरीहीलियन। तो देखो, जो आप सीधा देखो, पेरीगी, पेरीगी है ना, और दूसरा है एपोगी। तो पेरी, देखो पी, पी मतलब क्या है? पास। यानी अगर जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व करते करते पास में आ जाए किसके? अर्थ के, तो ये जो सिचुएशन होती है, ये होती है पेरिगी की। ठीक है, पास। और अगर वो जो रिवॉल्यूशन कर रहा है उसमें वो अर्थ से कहाँ हो? दूर, तो उसको बोलते हैं एपोगी। ठीक, तो बताओ, एपोगी या पेरिगी की जो घटना होती है, उस घटना में जो पाथ या जो ट्रेजेक्ट्री जो फॉलो करता है सैटेलाइट, वो कौन सी होती है? दीर्घवृत्ताकार। ठीक, अच्छा, किस ऑर्बिट में हर एक इंस्टांस पर जो सैटेलाइट है उसकी अर्थ से दूरी समान होती है? तो आप कहोगे वो कौन सा है? सर्कुलर। ठीक, ये हुआ किसके आधार पर? शेप ऑफ ऑर्बिट के आधार पर। अगर मैं आपसे कहूं ऑर्बिट क्या है, तो आप कहोगे एक ट्रेजेक्ट्री है, पाथ की एक ट्रेजेक्ट्री है। ठीक, और उसी पर वो सैटेलाइट लगातार घूम रहा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हाइट के रिस्पेक्ट में। तो हाइट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, हाइट बेस्ड ऑन हाइट, तो हाइट के रिस्पेक्ट में हम जो डिस्कस करेंगे वो होंगे तीन: लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, दूसरा होगा मिडिल अर्थ ऑर्बिट, और थर्ड जो होगा उसको बोलेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट।
ठीक है। लो का मतलब है निम्न, निम्न भू कक्षा। ठीक है। मिडिल का अर्थ है मध्य, मध्यम भू कक्षा। ठीक। और तीसरा वाला है क्या है, जिसको बोलते हैं उच्च भू कक्षा। ठीक। तो इनकी कोई प्रॉपर्टी होगी, इसी आधार पर हम हाइट को चेंज कर रहे हैं। अगर हमारी आवश्यकता हाइट को चेंज करने के बगैर ही पूरी हो जाती तो एक निश्चित हाइट पर ही हम सैटेलाइट लॉन्च कर देते। यही तो होता ना। तो तुम मुझे बताओ, अगर किसी चीज की हमको स्पेस से पिक्चर लेनी है, इमेज लेनी है, तो अगर ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी तो क्या इमेज की क्लैरिटी अच्छी आएगी? आएगी। तो बताओ, रिमोट सेंसिंग की अगर हम बात करें तो रिमोट सेंसिंग के लिए हमें ऊंचाई अधिक रखनी चाहिए या कम? ठीक। अच्छा। अब अगर 24 आवर्स हमको मोबाइल में नेटवर्क चाहिए, या कह लो यहां से हमको कॉल अमेरिका तक लगानी हो, या वीडियो कॉल के तहत हमें बात करनी हो अमेरिका में, तो बताओ यहां एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक संचार व्यवस्था को उपलब्ध कराने के लिए हमें जो ऊंचाई है सैटेलाइट की वो क्या रखनी पड़ेगी? ज्यादा। ठीक। अच्छा। अगर स्पेसिफिक जगह पर हम मौसम की बात करें या जलवायु की बात करें, ठीक, तो स्पेसिफिक के लिए तो भाई हमें नीड है छोटी रेंज की, लेकिन अगर बात करें बड़ी जगह के लिए तो सर ऊंचाई की। ठीक। तो ऊंचाई के आधार पर जब हम क्लासिफाई करते हैं तो लियो, मियो और ईओ। ठीक। अच्छा। अब देखो लो अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट है, तो देखो लो अर्थ ऑर्बिट में आप अभी के लिए याद कर लो, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदन प्रणाली पर आधारित सैटेलाइट जो है वो सामान्यतया लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचेंगे। ठीक। अच्छा। मिडिल अर्थ ऑर्बिट में, तो मिडिल में जितनी भी संचालन वाली चीज है, नेविगेशन वाली चीज है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ठीक। जीपीएस से रिलेटेड, जैसे हमारा कौन सा है, नाविक, इन्हीं को देख के रूस ने कौन सा बनाया था, तो ग्लासगो, है ना, ऐसे बनाया था। तो जितने भी जो संचालन वाले हैं, नेविगेशन वाले हैं, उनको कहां पे हम स्थापित करेंगे? मध्यम भू कक्षा में। और जो थर्ड है जिसको बोलते हैं हम हाई अर्थ ऑर्बिट, हाई अर्थ ऑर्बिट में जितनी भी कम्युनिकेशन वाली चीजें हैं, मतलब कह लो संचार वाली जितनी चीजें हैं, उन सब के लिए हम ऊंचाई जो लेंगे वो हाई लेंगे। और वो हाई ऊंचाई कितनी होगी? तो होती तो वैसे 35,786 किलोमीटर होती है, लेकिन हम रफली या राउंड फिगर में कितनी लेंगे? 36,000 किलोमीटर। ठीक है। चलो, अब इनके अलग अलग एडवांटेज और डिसएडवांटेज और जो दूरी है उनको देख लेते हैं। ठीक। जैसे मैंने तुरंत कहा आपसे, लो अर्थ ऑर्बिट। ठीक। तो देखो सामान्यतः जो ऊंचाई लेते हैं वो लेते हैं 160 किलोमीटर से लेके और 2000 किलोमीटर। ठीक। अच्छा। कहीं कहीं जो बुक्स हैं उनमें लिखा है 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर। इनको लेने का जो रीजन है वो क्या है? मैं तो ये कह सकता हूं ना, आप 150 पे ही स्थापित कर दो, है ना। या जो इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, जो 350 किलोमीटर पर है, एक काम करो उसको नीचे लाओ और 150 किलोमीटर पर स्थापित कर दो। भाई 150 किलोमीटर पर जो रॉकेट है हम उसको भी बहुत आसानी से बना सकते हैं।
खर्चीला कम होगा और कह लो गलती होने के चांस कम होंगे होंगे लेकिन आप मुझे बताओ, हमने आपको बताया था कि अगर हम अर्थ को कंसीडर करें तो ये हमारी अर्थ अगर है, लो ये, तो अलग अलग मंडल होते हैं ना, वो जो मंडल हैं, आपसे कहा था अगर वायु की सघनता की बात करो तो जो 60 मील है, 60 माइल, जिसको हम लोग कितना बोल रहे थे, 100 किलोमीटर तक, तो वहां तक जो है वो वायु की सघनता धीमे धीमे कम होती और ऊपर जाने पर क्या होती है, और भी कम। तो यहां अगर हम देखें 1 2 3 4, है ना, तो देखो ये था मीजोस्फियर, है ना, ये था स्ट्रेटोस्फियर, ये था ट्रोपोस्फियर, ठीक। इधर आ रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यही, आयनोस्फियर, और जो लास्ट वाला था उसको बोल रहे थे एग्जोस्फियर, बोल रहे थे। तो अगर अगर हम ऊंचाई को करेंगे क्या कम, ठीक है कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप मुझे बताओ वैक्यूम की स्थिति तो नहीं है ना, यानी कि अगर बात करो वायुमंडल है या कह लो गैसों का कुछ ना कुछ आवरण है, तो जो सैटेलाइट हमारा रिवॉल्व करेगा उस सैटेलाइट पर कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन फोर्स नहीं काम करेगा, और फ्रिक्शन फोर्स यदि काम करता है तो आप मुझे बताओ कांस्टेंट स्पीड वो बना के चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। इसीलिए हम सामान्यतः 160 किलोमीटर से लेके और 2000 किलोमीटर की रेंज तक लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न भू कक्षा वाले जो मार्ग है उनमें क्या भेजते हैं, सैटेलाइट को भेजते हैं, ठीक। इनके एग्जाम्पल पर आप अगर बात करो तो इनके एग्जाम्पल में वही क्या ले लो आप, अभी हल बताया ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, और जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वाली चीजें हैं वो, ठीक है। चलो, इनकी रेंज आपको समझ में आई ना, ये कौन भेजे जाते हैं, तो रिमोट सेंसिंग वाली चीज। जीपीएस कहाँ पे यूज होंगे, आप कहोगे इस रेंज को आप बढ़ा दो, है ना, और इस रेंज को इतना बढ़ाओ कि वो हाई अर्थ ऑर्बिट से थोड़ी सी कम हो, ठीक। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट की बात हुई। इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन और हम बताएं आपको, एक मिनट। हम्म हम्म। जैसे इनमें जो हमने भेजे थे ना, वो अंतरिक्ष का नॉलेज लेने के लिए, तो जैसे मैं कहूं आर्यभट्ट, आर्यभट्ट था, या रोहिणी की तो पूरी की पूरी सीरीज थी, है ना। और अगर बात करो तो रोहिणी की सीरीज के अलावा इनमें अगर हम और कोई लें, बेसिकली ये जाएंगे नियर में और भी ज्यादा पास में, ठीक। तो वो क्लासिफिकेशन हम करते नहीं है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो नियो में मतलब बहुत ज्यादा पास, पृथ्वी की सतह से बहुत ज्यादा पास में कौन कौन आते हैं, आकाश, ये आर्यभट्ट है, रोहिणी है ना। जैसे आपको पता होगा भास्कर, तो हमारे पास तो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, रूस की हेल्प से, मतलब कह लो हमने इसको खरीदा था और रूस ने ही इसको लॉन्च किया था, ठीक। चलो, हमको देखना है क्या, लो अर्थ ऑर्बिट ना। चलो, तो लो अर्थ ऑर्बिट में हम बात करते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में एक दो लिख लो, इसमें है वही होगा, ठीक।
स्पेस स्टेशन ही लिख लो, ठीक, रिमोट सेंसिंग वाले ही लिख लो। अब रिमोट सेंसिंग का तो पूरा का पूरा वो चलता ना, एक जैसे इंडियन रिमोट सेंसिंग, इनकी तो पूरी सीरीज चलेगी ना। तो अगर ये दिया हो तो संभवतः कहाँ होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में। अच्छा, अगर ये दिया हो इंडियन सैटेलाइट, या दिया हो जी सेट, तब वो कहाँ होंगे, तुरंत कहोगे संचार के लिए। और संचार के लिए 24 आवर्स एक्टिविटी, बहुत ज्यादा दूर, 36,000 किलोमीटर दूर। ठीक, चलो। अच्छा, थोड़ा सा आप सोच के इसका आंसर दीजिएगा। आपको पता है, देखो ये है हमारी अर्थ, ठीक, और अगर मैं इसको बात करूं तो देखो, जैसे ये गोल अर्थ ले लो अगर आप, तो अगर अर्थ लोगे तो ऊपर चलोगे, मतलब पोल से आप ऊपर जाओगे, तो मुझे बताओ जो हवा का प्रेशर है वो काम करेगा, करेगा। लेकिन अगर बात करो अर्थ की, आप ऐसे ऐसे मतलब इक्वेटर पर, इक्वेटर पर, और इधर आपकी, इधर जाओ आप, तो ऊपर तो हवा का प्रेशर लग रहा, ठीक, अरे कुछ ऊंचाई तक, 100 200 300 तक। लेकिन अगर हम यहाँ जाएं, यहाँ मतलब ये समझ लो इक्वेटर के ही बिल्कुल सीध में जाएं, तो बताओ जो प्रेशर है एयर का, जो वायुमंडल का प्रेशर है, वो काम करेगा, नहीं काम करेगा। इसी वजह से अगर हम जो चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट में यहां पर लेते हैं हम क्या, क्या लेते हैं, पोल, यहां पे क्या लेते हैं, इक्वेटर लेते ना। तो मुझे आप बताओ, पोल पर, पोल पर ये जो पहला है ना, जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, ठीक, ट्रोपोस्फेयर। तो बताओ क्या पोल और इक्वेटर दोनों पर, दोनों पर जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई समान होगी, होगी, नहीं होगी। पोल पर तो सर प्रेशर, और आप ये समझ लो यहां पर ठंडा रीजन है और यहां पर इसके कंपैरिजन में गर्म है। तो जो चीज ठंडी है, तो सराउंडिंग या जो हवा है वो भी ठंडी होकर कहाँ बैठेगी, नीचे। तो ये जो पोर्शन है ये कुछ ऐसा जाता है। अगर इसको हम के तले 8 किलोमीटर की रेंज तक, तो ये कितना जाता है, 18 किलोमीटर की रेंज तक। तो इसकी एक औसत को निर्धारित करते हैं, जो कि कितना होता है, 14 किलोमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूं कि जहां जहां भी एयर है, जहां जहां भी वायुमंडल विद्यमान है, वहां पर ये जो है ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, एक्सोस्फियर है और आयनोस्फियर है। तो उनकी ऊंचाई में क्या फर्क होगा कि नहीं होगा, ठीक, आपको बताना है कि इन जो मंडल हैं उनमें से कौन से ऐसे मंडल हैं जहां पर चाहे आप पोल लो और चाहे आप इक्वेटर लो, जो दोनों की हाइट है वो क्या होगी, सेम। ठीक, आपको बताना है ये। चलो, तो लो अर्थ ऑर्बिट की बात हो गई। अब बात करते हैं हम किसकी, मीडियम कह लो या मिडिल, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो इसकी डिस्टेंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे नहीं, बहुत आगे बढ़ाएंगे, ठीक। लो, तो अगर ये हमने ली क्या, अर्थ, तो अर्थ की सरफेस से, अर्थ की सरफेस से आप बात करो 2000 किलोमीटर से, ठीक है, वही कितनी ऊंचाई, 35,786। मतलब ये जो रेंज है, ये जो रेंज है, अगर इसमें हम सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कोई कक्षा बनाएं, कोई ऑर्बिट बनाएं,
तो वो ऑर्बिट जिस कैटेगरी में जाएगा वो कैटेगरी होगी मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और इसकी रेंज कितनी होगी? तो 2000 से लेके और 35,786 किलोमीटर। ठीक है। क्या इसमें बहुत अधिक सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं? आप कहोगे यहां पर जो चार्ज पार्टिकल है जो किस वेलोसिटी से चलते हैं, तो प्रकाश के वेग से ही चलते हैं। तो उनके बेल्ट के होने की वजह से हम अधिकतर जो सैटेलाइट है यहां पर लॉन्च करने से बचते हैं। हालांकि करते तो हैं, ठीक, लेकिन लियो की अपेक्षा या ऊपर जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस की अपेक्षा इस जोन में सैटेलाइट कम रखते हैं। ठीक। अच्छा, अब इनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं तो ये जो जाते हैं वो कुछ ऐसे जाते हैं, 2000 से लेके और 20,000 तक, और फिर 20,000 से लेके और 35,786 किलोमीटर तक। ठीक। नाम रखना याद चाहो तो रख लो, बाकी आप ये समझ लो 2 स्टेज में, पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, इतनी बात है। अच्छा, कभी भी न्यूज़ में आप सुनो कि किसी भी मिशन या किसी भी प्रोसेस या लॉन्चिंग के तहत जीपीएस है ना, या जो पोजीशन वाला कोई भी सैटेलाइट है, जैसे आपने कहा नाविक, तो नाविक में तो भैया 7 सैटेलाइट लॉन्च हैं, यहाँ जीपीएस ने तो 24 या 21 सैटेलाइट लॉन्च की। इसीलिए तो इसकी जो डाटा है ना किसी ऑब्जेक्ट को देने की, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, हाइट कितनी है, कोई पर्वत है उसकी ऊंचाई धरातल से कितनी है, उनको देने के लिए बिल्कुल सटीक डाटा रहता है किसका? जीपीएस का। ठीक। चलो, तो ये 2 रेंज हैं, अगर लिखना चाहो तो मैं बता ही देता हूं इनकी जो रेंज है। 1 मिनट होल्ड करना। इनकी ये रेंज दी है, 1 मिनट। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में चलो नाम अभी याद आएगा, इन दोनों को आप देख लेना, हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो ये हो गया मीडियम अर्थ ऑर्बिट। फिर जो थर्ड आया वो क्या आया? वो आया हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक, जिसको बोलते हैं हम उच्च भू और क्या बोलते हैं, कक्षा। तो हाई अर्थ ऑर्बिट में जो ऊंचाई होगी पृथ्वी की सतह से, उस ऊंचाई को हम रखेंगे कितने किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर, पहली चीज। ठीक। चलो, तो जितने भी संचार हैं, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन हो, टेली मेडिसिन हो, कम्युनिकेशन की जितने भी हम चीज़ों का आज की डेट में यूज़ करते हैं, उनके लिए जो संचार है या उनके लिए जो सैटेलाइट है, उसको हम जहाँ तक पहुँचाते हैं वो हाइट होती है या वो ऑर्बिट जाती है हाई अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है। चलो, तो अगर मैंने कहा ये है अर्थ, अर्थ से कितनी हाइट? तो 35,786 किलोमीटर, और इसको हम लेते हैं 36,000 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर 2 चीजें आप समझ लो, एक को हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी, है ना, और दूसरे को बोलेंगे जियो सिंक्रोनस।
नस, ऑर्बिट और ऑर्बिट। ठीक, तो देखो आप, देखो सोच के बताओ, जैसे मुझे कोई गोल चीज नहीं है। चलो देखो इधर देखो, जैसे हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, ठीक, अच्छा, अब पृथ्वी जो है उसके चारों ओर ही तो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है ना। एक तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है, घूमने दो, और एक सैटेलाइट है जो अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए या जीपीएस प्रोवाइड करने के लिए, अलग अलग फीचर प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च जो किया गया है, वो देखो काम क्या कर रहा, वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा, अर्थ की परिक्रमा कर रहा, चलो कर रहा। अच्छा, अब देखो अर्थ की जो परिक्रमा कर रहा है, देखो, तो अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो कि जितनी देर में, ध्यान देना, जितनी देर में अर्थ रोटेट करे, अर्थ रोटेशन कर रहा ना, तो 24 आवर्स में जो अर्थ है वो अपनी धुरी पर घूमकर पुनः वहीं पर आती है, एक चक्कर लगाती है। तो सोचो जितनी देर में ये चक्कर पूरा करती है उतनी ही देर में ये जो सैटेलाइट है ये इस अर्थ का चक्कर पूरा कर ले, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, जियो, क्या बोलेंगे, जियो स्टेशनरी। अब स्टेशनरी और सिंक्रोनस में आप कंफ्यूज मत होना, जियो और जियो दोनों 36,000 किलोमीटर वाली चीज। अब जब बात करेंगे, जैसे ये है अर्थ, और अगर अर्थ पर देखो ये है मान लो इक्वेटर, और हमने कोई सैटेलाइट जो लॉन्च किया वो कुछ ऐसे रहा कि यहां से अर्थ का जो ये इक्वेटर है इसी के कह लो लाइन पर जो घूमे, है ना, इसी की जो जो एलिवेशन हो ना वो कितना हो, 0, किस पर इस सिचुएटेड हो या किसको आधार बनाते हुए घूमे, तो वो है जियो स्टेशनरी। ठीक, अच्छा, लेकिन जो जियो सिंक्रोनस है, उस जियो सिंक्रोनस में देखो ये भी हो सकता है, मान लो 45 डिग्री पर, मान लो इधर ऐसे मान लो, ठीक, तो ये है क्या, तो कहोगे जियो स्टेशनरी, स्टेशनरी, जिसको मैं बोलूंगा भू स्थिर कक्षा। तो किसके एलोंग होगी, इक्वेटर के एलोंग। लेकिन अगर बात करो जियो सिंक्रोनस में, तो सिंक्रोनाइज है अर्थ के साथ, मतलब जितनी देर में अर्थ रोटेट करेगी उतनी ही देर में वो अर्थ का चक्कर लगा लेगा। इसका मतलब आप मुझे बताओ, ये है अर्थ और ये है वो सैटेलाइट जो कि इस अर्थ के साथ में, ये ले लो अर्थ सेंटर पर ये, तो आप मुझे बताओ क्या इसकी स्पीड भयंकर नहीं होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी तो ये उतनी देर में वहीं पहुंचेगा जितनी देर में ये यहां से यहां तक। ठीक, मतलब टाइम तो जो है वो क्या है, सेम है, ठीक, लेकिन वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है किसकी, हाई अर्थ ऑर्बिट में सिचुएटेड किसकी, सैटेलाइट की, वो क्या होगी, बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके जस्ट ऊपर में मैंने आपको बताया था क्या, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तो बताओ वहां पर जो टाइम पीरियड है वो इसका क्या है, आधा, क्योंकि मैंने दो बांटे हैं ना, 2000 से 20,000, और फिर 20,000 से लेके और 36,000 तक के बीच में, तो वहां जो टाइम पीरियड है वो लगभग कितना है, 12 आवर्स। ठीक, और थोड़ा सा आप और याद कर लो, जो लियो है ना, लो अर्थ ऑर्बिट, उसमें जो सैटेलाइट लॉन्च होगा उस सैटेलाइट की जो स्पीड है वो 7.8 किलोमीटर पर सेकंड होगी, और इतने
तेज वेलोसिटी में वो इमेज कहाँ से ले लेगा? तो जब भी इमेज लेने की जो प्रोसेस होगी वहां पर एक सैटेलाइट यूज नहीं होगा, कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप ऑफ सैटेलाइट यूज होंगे और वो एक एरिया को निर्धारित करेंगे। जैसे ये एरिया मान लो ये सैटेलाइट इतने एरिया को ले रहा, तो बाकी जो बचा हुआ यहां से यहां तक का एरिया है उसको कोई दूसरा लेगा। ठीक है, ठीक। तो ग्रुपिंग रहती है और ग्रुपिंग के आधार पर ही जो इमेज आती है वो बेहतर आती है। ठीक है, तो ये हुआ अपना हाई अर्थ ऑर्बिट, है ना। जियो सिंक्रोनस पृथ्वी के साथ सिंक्रोनस है। पृथ्वी जितनी देर में अपना घूर्णन पूरा करती है उतनी ही देर में ये पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के भागाता। ठीक है, ठीक। अब कंफ्यूज मत होना जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी। ठीक है, चलो ये तो बात हुई हम लोग की ऊंचाई के आधार पर। तो एक हो गया शेप ऑफ द ऑर्बिट के आधार पर और एक हो गया हाइट के आधार पर, जिसको बोलते हैं लेटीट्यूड, सॉरी क्या बोलते हैं, तुंगता। तुंगता को क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। ठीक, एल्टीट्यूड। चलो इतनी बात अपनी हुई। चलो अच्छा, इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो और अगर हो ज्यादा तो बताओ वो किस रूल से आती है? प्लेनेटरी मोशन फिजिक्स में जो जनरल स्टडीज में था उसमें केपलर के नियम ही तो थे भैया। और केपलर का जो नियम था वो कहता था सबसे पहले जो ऑर्बिट है वो क्या है, इलिप्टिकल, है ना। सेकंड कहता था समान समय में जो एरिया घेरती है वो क्या होता है, समान होता। तभी तो मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो ये है यहां से और यहां तक में ये एरिया घेरा, तो ऑटोमेटिकली जो पास में होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ए से बी तक में, तभी तो ज्यादा एरिया इसके बराबर ले पाएगा। तो जो दूर है उसकी स्पीड धीमी और जो पास है मतलब अर्थ के पास में अगर आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, तेज। तो अगर वो पूछे कि पेरिगी में और एपोगी में कहां पर स्पीड तेज होती है, तो पहली बात तो ऑर्बिट ही अगर इलिप्स या दीर्घवृत्ताकार हो तभी हम बात करेंगे एपोगी और पोरिगी की। ठीक है, इतनी बात है। अच्छा, अब स्पीड कहां ज्यादा होगी, जब पास में होगा, और पास किस कंडीशन में, पेरिगी। हम आपसे पूछ रहे हैं जो वेलोसिटी है वो बहुत तेज है ना, क्यों है ऐसा? आप कहोगे टी। इतना आ रहा था ना, इतना आ रहा था। देखो जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दूरी के क्यू के बराबर। ठीक, तो यार ऑटोमेटिकली आप ऐसे समझ लो, देखो ये है, ये तो इस घूम ही रही है, लेकिन जो सैटेलाइट है उसको इसका चक्कर लगाना, तो ऑटोमेटिकली जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो वो ऐसा कर पाएगा। नहीं तो रेपू रेपू अगर चलेगा तब तो वो इसका पूरा का पूरा चक्कर लगा ही नहीं पाएगा। ठीक, तो जो संचार के लिए यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं कौन से, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ठीक है, अच्छा अब देखो दो चीजें और आप समझ लो, बोलते हैं पोलर ऑर्बिट, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक, इसको बोलते हैं ध्रुवीय कक्षा। ठीक, और इसको बोलते हैं सूर्य मतलब सन सिंक्रोनस का भी मैंने वो क्या बताया था, भू सूर्य तुल्यकाली। ठीक है, ऐसे ही समझो सन सिंक्रोनस। तो देखो
ये अर्थ हमने सैटेलाइट लॉन्च किया सरफेस से, और वो जो सैटेलाइट जिस पाथ को फॉलो कर रहा है वो पाथ क्या है, नॉर्थ से साउथ। देखो ये है नॉर्थ से साउथ। तो अगर पृथ्वी रोटेट कर रही है अपनी एक्सेस पर, जो कि कितना, जो कि ये 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5, अगर इतना वो झुकी है, तो जो पोलर ऑर्बिट में घूम रहा है सैटेलाइट, आप मुझे बताओ पृथ्वी के रोटेशन से उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? अरे देखो ये है, जैसे मान लो ये है, तो अगर ये पृथ्वी घूम रही है ऐसे ऐसे, तो उसके रोटेशन से जो पोलर ऑर्बिट है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, चलो। तो जो पोलर है, पृथ्वी के घूर्णन से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब हम पोलर ऑर्बिट में उन्हीं सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे जो पृथ्वी के रोटेशन से इफेक्ट ना हो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करो, रिमोट सेंसिंग की बात कर लो, आप सुदूर संवेदन उपग्रह की बात कर लो, रिमोट सेंस की, ठीक है, तो वो सारे के सारे किस ऑर्बिट में रहेंगे, पोलर ऑर्बिट में। अच्छा, अब बात करो सन सिंक्रोनस, तो जैसे ये अर्थ घूम रही है, ठीक है, तो अब अर्थ घूम रही है तो 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी, और हमको जो उपग्रह भेजना है उसके लिए जो सोलर सेल यूज हो रहा, जिससे पूरे के पूरे सिस्टम को एनर्जी मिल रही, और वो एनर्जी हमें 12 घंटे के लिए ना चाहिए, टोटल 24 आवर्स के लिए चाहिए। तो आधे समय के लिए ना चाहकर टोटल 24 आवर्स हमें एनर्जी अगर चाहिए है, तो बताओ अर्थ के सतह से हम उस सैटेलाइट को कहां लॉन्च करें कि 24 आवर्स हमको सन की एनर्जी मिले, जिस एनर्जी से सोलर जो सेल चार्ज हो और उससे जो सैटेलाइट की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर होती रहे, और जो भी डाटा है वो लगातार हमको मिलता रहे। ठीक, तो जो भी पोलर ऑर्बिट में होंगे, जैसे देखो ये है ना पोलर ऑर्बिट, तो अगर ये रोटेट ऐसे कर रही है अर्थ, और देखो वो पोलर ऑर्बिट के थ्रू ध्रुवीय कक्षा में अगर घूम रहा, तो 24 आवर्स देखो सन की एनर्जी इसको मिल रही, और अगर 24 आवर्स सन की एनर्जी इसको मिलेगी तो बताओ ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट नहीं हुआ ना? तो सन सिंक्रोनस होने के लिए उस ऑर्बिट के लिए पोलर ऑर्बिट होना जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसे आप देखोगे और मान लो ये है सन, तो तुम मुझे बताओ अगर इक्वेटर के चारों ओर मैं कोई कक्षा लूं, तो किसी समय पर पृथ्वी से ये ढक जाएगा, यहां होगा दिन तो यहां होगी रात, और फिर यहां होगा रात और यहां होगा दिन। मतलब इक्वेटर पर हम कल्पना नहीं कर सकते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की। हमेशा अगर हम ऑर्बिट बनाएंगे पोलर, तो पोलर में ही हम यूज करेंगे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का। ठीक है, चलो, आई होप इतनी बात क्लियर आपको हुई होगी। चलो अब बात करते हैं वही किसकी, तो वो ये जिसको बोल रहे हैं क्या, जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और दूसरा जिसको बोल रहे हैं जियो स्टेशनरी। ठीक, जियो सिंक्रोनस मैंने अभी बताया पृथ्वी के साथ सिंक्रोनाइज हो, जितनी देर में पृथ्वी रोटेट करे उतनी देर में वो पृथ्वी की परिक्रमा करके अपनी ही जगह पर आ जाए। ठीक, तो बताओ पहली चीज तो ये है
जियो स्टेशनरी वो है जिसका पाथ हम लें वो किसको फॉलो करे, इक्वेटर को फॉलो करे। ठीक, मतलब यहां पर अगर एल्टीट्यूड की आप बात करो तो वो कितना हो, 0। लेकिन जियो सिंक्रोनस में ध्यान देना, जियो सिंक्रोनस में ऊंचाई तो वही होगी जितनी जियो की है स्टेशनरी की, लेकिन जो एल्टीट्यूड है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आप मुझे बताओ, सारे के सारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या सारे के सारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की कैटेगरी में जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले सर्कुलर और इलिप्टिकल, पेरिगी और एपोगी, दूर और पास, ये था शेप। दूसरा था हाइट में लियो, मियो और हियो। यहां पर रिमोट सेंसिंग वाली चीज है, यहां पर जीपीएस वाली चीज है, और कम्युनिकेशन वाली जो चीज है वो जाती है कहां पर, तो हाई अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, इतनी क्लियरिटी आपको हो गई होगी। चलो, अब देखो, इसमें एक चीज है उसको हम लोग पहले देख लें। देखो वो चीज क्या है, जैसे आपको पता है कि इसरो जो है वो एक्चुअली में पीएमओ के अंडर काम करता है। किसी भी मिनिस्ट्री का इसके साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं रहता। ये किसके साथ काम करती है, तो पीएमओ। सारी की सारी सूचना किसके पास होगी, पीएमओ। अच्छा, इसको काम करने के लिए जो बनाया गया वो ये अंडर में आती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ही स्पेस, अंतरिक्ष विभाग में। ठीक, मतलब ये ऑटोनॉमस है। पहली बात, किसके अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस। अब देखो, 50 से 60, ठीक, उतने ज्यादा एडवांस नहीं थे। 60 से 70, 70 से 80 एडवांसमेंट हुआ। अब देखो, इसकी दो विंग हैं, या कह लो इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट को जो नाम दिया जाता है वो है अंतरिक्ष, एंट्रिक्स जिसे बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड। तो जो एंट्रिक्स कंपनी लिमिटेड है वो कह लो कि कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल विंग है। मतलब सीधा सा मतलब ये है कि जो सोशियो है इम्पैक्ट वो तो सामाजिक है, लेकिन जो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव है उसमें अगर हमारे पास गजब की R&D है, रिसर्च और डेवलपमेंट किसकी फील्ड में है, स्पेस की फील्ड में, वो बहुत ज़्यादा है। तो जो छोटे छोटे से सैटेलाइट हैं, है ना, जैसे जुगनू नाम सुना होगा ना आपने, जुगनू, तो IIT के स्टूडेंट ने बनाया था। बहुत हल्का था और था सैटेलाइट। तो अगर हल्के सैटेलाइट हैं, किफ़ायती हैं, कॉस्ट बेनिफिट वाले हैं, तो बताओ 20-25 देश ही तो सशक्त हैं स्पेस में। तो बाकी क्या फोन से बात नहीं करेंगे, वो भी तो संचार रखेंगे, उनको भी रिमोट सेंसिंग चाहिए। तो उनके लिए जो अप्लायंस हैं या जो टूल और टेक्निक्स है वो देने का काम, और वहाँ से एक तो संबंध अच्छे बनाना और साथ में इकोनॉमिकली खुद को एडवांस करने के लिए ये विंग बनाई गई है जिसको बोलते हैं अंतरिक्ष कंपनी लिमिटेड। ठीक, तो ये किसके अंडर में आता है, तो ये भी है आपका इसरो के अंडर में। ठीक, चलो इसके बाद
नेशनल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एक ही आता है न्यू स्पेस, देख लूं जरा क्या है, NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अच्छा, इसका क्या काम है? तो अगर इसके मेन गोल को देखें तो मेन यही काम है, कॉमर्शियल आर्म ये भी है, कॉमर्शियल आर्म है ना। जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है स्पेस से रिलेटेड, उसका कमर्शियलाइजेशन करने वाली आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक, इस ये भी पूरी तरह किसके कंट्रोल में है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये किससे जानकारी लेंगे? तो वही डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ठीक, अब स्पेस डिपार्टमेंट है, बिल्कुल सही है। चलो, अच्छा, कभी कभार इसका पूछ लिया जाता कि स्थापना 1992 में। ठीक है, वही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना। चलो ठीक, अब एक और इसमें देख लो, वो कभी कभार आपके आया है, और वो है इन स्पेस, इन स्पेस। तो इन स्पेस का जो बेसिकली मतलब है वो है इंडियन नेशनल स्पेस, इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल, फिर क्या है? स्पेस प्रमोशन, स्पेस प्रमोशन एंड, एंड, और एंड में क्या है आगे? ऑथराइजेशन सेंटर, एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक, तो अभी एक अंतरिक्ष कंपनी लिमिटेड बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला है, कमर्शियल आर्म है। दूसरा बताया उसी के नीचे NSIL। ठीक, और जो थर्ड वाला है वो कौन है? इन स्पेस। तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक, इसके काम क्या है? छोटे मोटे लिख लो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। ठीक, तो देखो इसका क्या है, मेन है, स्टेब्लिश कब हुई थी? इंडियन गवर्नमेंट, हाँ देखो, देखो अगर किसी भी फील्ड में प्राइवेट कंपनीज आती हैं तो आप मुझे बताओ वो फील्ड एडवांस होगी कि नहीं? तो आप कहोगे सबसे पहले अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करो तो वो बहुत हाई रहता है प्राइवेट कंपनीज में, है ना। एक्सपर्टीज भी कहाँ होती है? प्राइवेट कंपनी में। कॉस्ट बेनिफिट भी कहाँ मिलता है? प्राइवेट कंपनी में। तो ये जो कह लो पूरा प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्राइवेट एंटिटीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसको लाने के लिए शुरू किया। मतलब प्राइवेट कंपनी जो है उनको इनकरेज किया। ठीक है, कहाँ आने के लिए? ठीक, स्पेस सेक्टर में जो भारत से रिलेटेड था। अच्छा, दूसरा जो है वो क्या है? ये रेगुलेट भी करेगी किसको? भारत में जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, ठीक है, स्टार्टअप्स, और कह लो क्या है, इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री। ठीक, और अगर किसी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करो, बाकी तो ठीक है, इट विल हैव इट्स ओन टेक्निकल लीगल सेफ्टी। ठीक,
ये सीधा कह रहे हैं कि इसरो के साथ आप आओ और प्राइवेट एंटिटी आओ और मिल के काम करो, और मिल के हम लोग क्या बनाओ, अपने स्पेस को एडवांस करो। ठीक है, तो प्राइवेट एंटिटी, ठीक है। तो ये बात हुई किसकी, इन स्पेस प्रोग्राम की। एक्सपर्टीज आएगा, कॉस्ट सेफ रहेगी, कम रहेगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। जैसे 104 बहुत होती है, 104 सैटेलाइट, और उनको लॉन्च करने का काम किसने किया है, हमने। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, 104। और अगर वो डिमांड बढ़ती है तो उसको पूरा करना होगा, और पूरा करने के लिए प्राइवेट कंपनी को इन सेक्टर्स में लाना बिल्कुल अति आवश्यक होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो इसके आगे अब देखो क्या है, समझो। देखो, जैसे अगर मैं आपसे कहूं इंडियन सैटेलाइट, इनसेट, आप कहोगे 1 A B C D, तो देखो इनको रटना तो संभव नहीं है, पहली बात मैं बताऊं आपको। ठीक, हाल में कौन सा चल रहा है, ठीक, इससे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सैटेलाइट है ये किस प्रकार का है। या मैंने कह दिया जी सेट, तो ये किस प्रकार का है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक, अब देखो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो कुछ देखो ऐसी हैं, या आप PYQ उठा के देखना तो PYQ में दिया होगा, है ना। जैसे लो ये वर्डिंग है, पहली, ये दूसरी, और लो ये तीसरी। फर्स्ट वर्डिंग में अगर मैं आपसे कहूं क्या, सिमुलेटर व्हीकल, ठीक, या मान लो मेंस में टिप्पणी लिखने के लिए आ गई UPPCS में। ठीक, सिमुलेटर व्हीकल क्या है, व्हीकल तो आपने सुना है, मान लो ये आ गया, इसमें क्या लिखोगे आप, स्पेस में हम जाते जब हैं तो ग्रेविटी होती है। मून पर जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे तो उन्होंने एहसास तो किया ना था ना कि जो ग्रेविटी है वो GY6 है। तो ग्रेविटी जहां पर ना हो वहां पर भी अपनी बॉडी को ले जाएं तो हमें ग्रेविटी के हिसाब से अपनी बॉडी को ढालना होगा। तो जब हम किसी भी कह लो यान या विमान को वेलोसिटी ऑफ लाइट से तेज गति से मूव कराते हैं तो उसके कारण 30 सेकंड के लिए जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाती है, नगण्य, या कह लो खत्म हो जाती है। तो वो जो यान होता है उस यान को हम लोग बोलते हैं सिमुलेटर, क्या बोलते हैं, सिमुलेटर व्हीकल, है ना। तो ये किस लिए यूज है, आप कहोगे ग्रेविटी को फ्री करने के लिए, ग्रेविटी फ्री। ठीक है, यूजेस फॉर ग्रेविटी फ्री। अच्छा, इसकी जो चाल है वो क्या है, ग्रेटर देन क्या है, साउंड, साउंड ऑफ स्पीड। ठीक है, टाइम कितना है, तो टाइम में कितना है, 30 सेकंड। ठीक है, 30 सेकंड। और यूज क्यों किया जाता है, तो अगर स्पेस में भेज रहे हैं तो पहले से उस गुरुत्व के हीनता का अनुभव आप कर लो। ठीक, बॉडी को मेंटेन कर लो उसकी प्रैक्टिस के लिए, स्पेस में रहने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए सिमुलेटर व्हीकल। ठीक है, चलो दूसरा अगर आप बात करो तो दूसरे में मैं आपसे कह दूं रिमोट सेंसिंग, तो मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया, या ऐसे देख लो आप। देखो, आपने हीट बजट नाम सुना होगा, ऊष्मा बजट। ठीक, तो हीट बजट की अगर बात करो, जस्ट वेट करना,
हाँ, तो हीट बजट की अगर आप बात करो, आप कहोगे जो सोलर रेडिएशन है, जो सूरज से रेडिएशन निकल रहा है, आप कहोगे उसमें अगर बात करो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में रेडियो है, माइक्रो है, इंफ्रा है, लाइट है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स है और गामा है। इतना है। तो देखो जो अर्थ है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और जिसका रेडिएशन करती है या जिसको निकालती है वो कौन सी रेज रहती है? इंफ्रारेड रेज। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? अवरक्त किरणें। ठीक है, और इन्हीं की वो एनालिसिस करता है किसी क्षेत्र स्पेसिफिक, जैसे जैसे आप कहो फार्मिंग वाली चीज कह लो, है ना, या ओशियन में किसी चीज की स्टडी करनी हो, या कह लो मिनरल रिसोर्सेज की बात हो। ठीक है, तो उसमें जो यूज किया जाएगा वो बेसिकली होगा लाइट। अब लाइट एक तो परमानेंटली रूप से तो कहो सन वाली चीज है, या किसी रेडिएशन वाली चीज से है। लेकिन अगर अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएं तो देखो ये तो है नेचुरल, और अगर हम यूज करेंगे तो वो क्या होगा? मैन मेड। मतलब जो रिमोट सेंसिंग है ना, उसका जो आधार है, उसका जो बेस है वो है क्या? तो EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उन्हीं के द्वारा स्पेसिफिक क्षेत्र की जानकारी, अब वो चाहे ओशियन से रिलेटेड हो, चाहे वो सतह से रिलेटेड हो, कहीं क्रॉप हुई या जो फसल पैदावार है, या वन रिपोर्ट जो आती है 2 साल पर, उनमें जोत का आंकड़ा बढ़ा, जोत का आंकड़ा घटा, कहीं अगर बारिश हुई तो कितनी जगह की जो पैदावार थी वो नष्ट हुई, उन सब के लिए मेन यूज है किसका? रिमोट सेंसिंग का। ठीक है, सुदूर संवेदन का। ठीक, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलो। अच्छा, आप मुझे बताओ, हीट जो आती है, मान लो 100% आ रही है, तो कितने परसेंट एब्जॉर्ब होती है और बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती है? ठीक, चलो, रिमोट सेंसिंग वाली हो गई। अब देखो रिमोट सेंसिंग के बाद शटल और देख लो। शटल का मतलब आप समझते हो, वो ट्रेन जो चलती है पैसेंजर, तो वो शटल चल रही। सेम समझ लो, क्रू को जब ले जाते हैं तो क्रू को ले जाने में जिस यान का यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं शटल। ठीक, अब देखो कभी ये मुद्दे में थी जब धीमे आते आते कल्पना चावला जी जिस रेंज में आई थी वो चार्ज्ड पार्टिकल की रेंज थी, और वो क्या लियो में पड़ती थी, म्यू में पड़ती थी, या ह्यू में पड़ती थी? तो जब स्पेस क्राफ्ट लौट रहा था, या जो यान लौट रहा था, वो किस क्षेत्र में पड़ा था? म्यू में, और दुर्घटना हुई थी। ठीक, तो अगर शटल की बात करो तो क्रू को ले जाना, व्यक्ति या साइंटिस्ट को ले जाना स्पेस की स्टडी करने के लिए, तो वो जिस यान से जाएगा वो होगा शटल। और अगर शटल की स्पेसिफिकेशन की बात करो तो सीधा समझ लो, ठीक, चक्कर लगाएंगे, एनालाइज करेंगे और वापस लौट आएंगे। ठीक, इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, वो एडवांस ही कंट्री करेगी, तो एडवांस कंट्री में अमेरिका आती है। और अमेरिका के जो 5 शटल हैं जिनकी आपको जानकारी रखना चाहिए, तो वो शटल है, पहला चैलेंजर। चैलेंजर क्या है? शटल
कौन जाते हैं? यात्री। यात्री क्यों जाते हैं? नॉलेज गेन करने के लिए। अच्छा, पर्यटन को अगर विकसित करना हो कि अगर चांद पर जाना बहुत आसान कर दे इलोन मस्क, ठीक, तो आप मुझे बताओ टूरिज्म डेवलप नहीं हो पाएगा? अगर आसान होगा, सस्ता होगा, तो हर व्यक्ति विशेष कहाँ जाना चाहेगा? चांद पर। ठीक, तो कहीं ना कहीं मून मून पर पर्यटन विकसित होगा। चलो, ये चैलेंजर की बात हुई। नेक्स्ट अगर बात करो तो चैलेंजर के बाद है कोलंबिया। यही वो था, कोलंबिया। कोलंबिया, ठीक है। तीसरा था एटलांटिस। फोर्थ की बात करो तो ये था डिस्कवरी। डिस्कवरी, और एक था एंडेवर। ठीक है, तो ये 5 थे शटल। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ये वो शटल था जिससे वापस आते समय, अच्छा एक बात बताओ, चलो कोलंबिया में था, ये था जिससे जो हमारी कल्पना चावला थी उनके साथ 5 या 6 लोग और थे, उनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। ठीक, तो इनमें ये बात थी कब की? ये तो था पहला, कौन सा? 1981 में, 19 कोलंबिया 1981, इसमें नहीं गई थी। ये था पहला। हाँ, ये था पहला, लेकिन 2003 में भी ये वापस जब आ रहा था, है ना, अरे लौट के वापस आ गया तो फिर से भेज दिया। तो 2003 में जब ये वापस आ रहा था, उस वापस आने के समय में इंडियन स्पेस सेंटर से आ रहा था वापस। ठीक है, इसमें कल्पना चावला के साथ कितने 7 लोग थे, है ना, उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। चलो चलो, तो ये होगी बेसिक बातें। ठीक, अब देखो ये चीजें हैं, एक को बोलते हैं क्रायोजेनिक इंजन, है ना, एक को बोलते हैं स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट, इसको बोलते हैं रैमजेट, और एक होता है केवल जेट। ठीक, तो क्रायोजेनिक यानी बहुत सूक्ष्म ताप कह लो, बहुत कम ताप पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लेंगे -273 पे सेंटीग्रेड में, तो उस पर हम इफिशियंसी देखेंगे तो गजब की मिलेगी। मतलब आज के मॉडर्न जमाने में क्रायोजेनिक तकनीक का ही यूज होगा लॉन्च व्हीकल को ऊपर ले जाने में। ठीक, दूसरा देखो ये है सुपरसोनिक और ये है कंबस्शन। सुपरसोनिक समझ लोगे आप, लेकिन यहां कंफ्यूज मत करना, एक मैंने बताया था सबसोनिक, एक बताया था सोनिक, एक था सुपरसोनिक, और जो लास्ट में था वो क्या था? हाइपरसोनिक। तो जो ऑक्सीजन या जो हवा को कैच करने वाला होगा वो इधर स्क्रैमजेट में आएगा। ठीक, और वो सुपरसोनिक में स्पीड कितनी लेगा? हाइपरसोनिक, मतलब 5 मैक से ज्यादा। ठीक, तो इनको, और फिर जो अलग अलग बुध की स्टडी, मंगल की स्टडी, शुक्र की स्टडी, क्या किसी का कह लो उपग्रह, वहां पर कोई चीज की अवेलेबिलिटी, इन सब चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक, आज में जितना डिस्कस हुआ उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लगा लो। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।